हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के टॉपिक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, यानी जो सरकारी डाक वस्तुएं होती हैं या आधिकारिक पोस्ट होते हैं जो उनके बारे में आज जानेंगे। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को हिंदी में सरकारी डाक वस्तु या आधिकारिक डाक लेख भी कह सकते हैं। जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के जो सेक्शन 3 है उसमें लिखे हुए हैं। इससे संबंधित जितने भी नियम हैं, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल सरकारी डाक वस्तुओं से संबंधित जितने भी नियम है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के खंड 3 में है। और जो धाराएं हैं यानी क्लॉज है वो है 198 से लेकर के 208 तक। 208वां जो क्लॉज है या जो धारा है 208वीं, उसको अभी डिलीट कर दिया गया है। अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन आता है 198 से 208 तक तो ये ठीक है। अगर कहीं किसी एग्ज़ाम में 198 से 207 तक आता है तो उस एग्ज़ाम में 207 को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो 208वां जो धारा है या क्लॉज है उसको अब हटा दिया गया है। और जो पार्सल से संबंधित जो नियम है वो जनरली जो नियम होते हैं वो ऐसे नियम होते हैं कि अगर किसी पार्सल में एक जो पार्सल का जो पैकेट है, पार्सल है, उसमें जो लिखित संदेश है या जो पत्र है या फिर जो कोई अगर पर्सनल मैसेज है, कोई व्यक्तिगत मैसेज आया हुआ है, तो उसमें एक से अधिक इस प्रकार के संदेश या व्यक्तिगत संदेश या लिखित संदेश या पत्र नहीं हो सकते हैं। नॉर्मल पार्सल के लिए यही नियम है। लेकिन वही अगर कोई पार्सल ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स से है, यानी अगर कोई सरकारी पार्सल है, तो उस पर ये जो नियम है वो लागू नहीं होते हैं, क्योंकि जो सरकारी जो कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, उनमें पार्सल के रूप में फाइलें भेजी जाती हैं, तो वो एक से ज़्यादा फाइलें हो सकती हैं। इसलिए जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट का 145वां जो रूल है, जिसमें पार्सल से संबंधित जो प्रावधान है वो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल यानी सरकारी डाक वस्तुओं पर वह लागू नहीं होता है। तो जो ऑफिशियल या सरकारी पार्सल होते हैं वो उसमें एक से अधिक पत्र या लिखित संदेश या व्यक्तिगत संदेश हो सकते हैं। अगला है कि जो सरकारी ऑफिसर है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसकी कार्यालय है, तो इन दोनों के बीच में जो फाइलें हैं या कोई नोटिस है या कोई ऑर्डर है, तो जो सेंडर होता है या अगर कोई सरकारी आदमी भेजता है तो वो उसको सेंडर बोलेंगे, या उनके कार्यालय से अगर कोई लेटर या फिर कोई आदेश है या नोट्स है वो भेजा जाता है तो ये सेंडर हो जाएंगे। इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि जो सेंडर होते हैं वो इन डाकों को पत्र के रूप में भेज सकते हैं या पैकेट के रूप में भेज सकते हैं या पार्सल के रूप में भेज सकते हैं। ये सेंडर यानी प्रेषक की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर कोई सरकारी डाक वस्तु है, अगर कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, अगर वो प्रीपेड है यानी उसका पेमेंट पहले किया जा चुका है, जितना अगर कोई डाक जैसे ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल कोई 22 रुपये से अगर भेजा जाना है, अगर उस पर 22 रुपये की पोस्टेज है तो उससे भेजा जा सकता है, या फिर इससे कम की भी है तो उसे भी भेजा जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि उस डाक वस्तु पर भारत सरकार सेवार्थ यानी ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कर्मचारी होते हैं, या फिर इस शब्द को जो यूज कर सकते हैं भारत सरकार सेवार्थ या ऑन सर्विस, इस शब्द को जो यूज कर सकते हैं, उन लोगों के लिए यह छूट दी गई है कि वो अगर जो डाक शुल्क जितना भी लगता है, अगर वो प्रीपेड नहीं है तो भी डाकों को भेज सकते हैं। और जिस अधिकारी ने उसको भेजा है या जिस ऑफिस से वो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल निकलता है, तो वो जो प्रेषक है यानी जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल जहाँ से निकलता है, तो जो वहाँ के जो प्रेषक हैं, जो अधिकारी हैं, वही प्रेषक के नाम से होंगे। तो वो अपना नाम
नाम के साथ में अपना पदनाम यानी किस पोस्ट पर हैं और उसके साथ में ही अपने हस्ताक्षर वो यहाँ पर जो प्रेषक के स्थान है वहाँ पर करके भेजेंगे। और ऊपर की तरफ लिखा होता है भारत सरकार सेवार्थ या सेवा में, ऑन सर्विस या ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूटी, इस तरीके से शब्द लिखे होते हैं। तो उन पर भले ही पोस्टेज प्रीपेड पूरी तरीके से नहीं हो, डाक का भुगतान पूरी तरीके से नहीं किया गया हो, ऐसी भी डाकों को पोस्ट ऑफिस भेजता है। और उसके लिए जो गवर्नमेंट की जो सर्विस स्टाम्प्स होते हैं, जिसे सरकारी डाक टिकट भी कहते हैं, उनको यूज़ करने के लिए भी वो ऑथराइज्ड होते हैं। जिस डाक वस्तु पर निर्धारित अभिलेख के समर्थन में प्रेषक के हस्ताक्षर और सरकारी पदनाम नहीं होंगे, ऐसी डाक वस्तु को डाकघर डाक भार की अदायगी के लिए मान्य नहीं करेगा। यानी अगर कोई डाक वस्तु है और उस पर ऊपर भारत सरकार की सेवार्थ या ऑन सर्विस या फिर सेवार्थ नहीं लिखा हुआ है या लिखा हुआ हो, दोनों कंडीशन में यहाँ पर जो प्रेषक है, प्रेषक को अपना नाम के साथ में पदनाम यानी डेजिग्नेशन, वो किस पोस्ट पर है, और उसके साथ में ही हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अगर वो हस्ताक्षर वगैरह नहीं करते हैं तो इस डाक को ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में नहीं काउंट किया जाएगा और उसके लिए जो पेमेंट है वो कंप्लीट पेमेंट करना होगा। और जो सरकारी पार्सल होते हैं उनके लिए प्री पेमेंट पोस्टेज का, यानी जो डाक भार है उसका जो पूर्व अदायगी है, यानी जो प्री पेमेंट होता है, पूर्व अदायगी जिसे हिंदी में कहते हैं, वो करना पार्सल के लिए आवश्यक है। अगर कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पार्सल के रूप में भेजा जाता है तो उस पर प्री पेमेंट पोस्टेज का होना अनिवार्य है। अगर कोई डाक भारत सरकार की सेवार्थ जिस डाक वस्तु पर लिखा हुआ है और प्रेषक ने अपना नाम, पदनाम और हस्ताक्षर करके भेजा हुआ है, अगर उसको पूरी तरीके से अगर उसका जो भुगतान है पोस्टेज का वो कर दिया गया है तो ठीक है। अगर कोई शुल्क अगर उस पर बकाया है, किसी पोस्ट कार्ड या पत्र या पैकेट पर अगर कोई किसी भी तरीके का अगर पोस्टेज शुल्क अगर बकाया है तो जो डाक है जिसके लिए वितरण की जाएगी, जिसके लिए वो डिलीवर्ड की जाएगी, उस व्यक्ति से या उस संस्था से उस जो बकाया जो पेमेंट है, जो पेमेंट बचा है, उस बकाया पेमेंट का जो भुगतान है वो जो डाक लेने वाला है, जिसे प्राप्तकर्ता कहेंगे, जो डाक को लेने वाला होगा, वो उस डाक का जितना भी बकाया पेमेंट है उसको वो डाक परिवार को वो जो भारत सरकार सेवार्थ शब्द है यानी ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस जो शब्द है, या ऑन सर्विस जो शब्द है, ऑन सर्विस यानी सेवा में, इन शब्दों का इस्तेमाल कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, इसके बारे में जानते हैं कि जो स्थानीय प्राधिकारी होते हैं वो किसी अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी के लिए स्थानीय प्राधिकारी होने के नाते उसी हैसियत से, यानी अगर कोई स्थानीय प्राधिकारी है वो किसी अन्य अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी को अपनी ही हैसियत से स्थानीय प्राधिकारी होने के नाते अगर वो कोई पत्र व्यवहार करता है तो वो भारत सरकार सेवार्थ जो शब्द है उसको यूज नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कोई स्थानीय निधि समिति के अध्यक्ष हैं या सचिव हैं तो वो उसी रूप में या उसी हैसियत से किसी सरकारी अधिकारी को पत्र व्यवहार करते हैं तो उनका जो पत्र व्यवहार है वो इस कैटेगरी में नहीं आता है, यानी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल की कैटेगरी में नहीं आता है, और वो भारत सरकार सेवार्थ यानी ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरा शब्द है ऑन सर्विस, इस शब्द का भी इस्तेमाल वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं कोई मंडल का आयुक्त है जो कि मंडल आयुक्त होने के नाते यानी उसी हैसियत से स्थानीय निधि समिति के सचिव को या उससे संबंधित कार्यों के लिए लिखता है
तो वो भारत सरकार से भारत शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। वो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस बर्ड या ऑन सर्विस शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। अब जानते हैं कि अगर कोई कैंप आर्टिकल है या स्पेशल बैग है या कैंप बैग है, इनके बारे में जानते हैं कि अगर कोई उच्च अधिकारी है या राष्ट्रपति जी है, उपराष्ट्रपति है या केंद्र सरकार के कोई मंत्री हैं, वो अगर कहीं दौरे पर जाते हैं तो उनसे संबंधित जो कैंप आर्टिकल शब्द है, स्पेशल बैग शब्द है, जो कैंप बैग का शब्द है, इनको यूज किया जाता है। तो उनको जानते हैं कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो जो राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार के मंत्री यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, या अगर कोई उच्च अधिकारी है, हाई लेवल का ऑफिसर है, वो अपने किसी दौरे पर जाते हैं यानी वो कहीं दौरा करने के लिए जाते हैं, तो या फिर वो अपना जो मुख्यालय है उसको कहीं और शिफ्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो डाकघर है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि इनके नाम से जितनी भी डाक आती हैं या इनके मुख्यालय पर जितनी भी डाक आती हैं, तो उन डाकों को पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश इंडिया पोस्ट करेगा, डाकघर पूरी कोशिश करेगा। और जो पूरी तरह से प्रीपेड अंतर्देशीय पंजीकृत पत्र है या गैर रजिस्टर्ड पत्र है या पोस्ट कार्ड है, समाचार पत्र है या पुस्तक है या पेटेंट पैकेट है, चाहे वो ऑफिशियल हो या नहीं हो या वो निजी हो, उनको भी डाकघर वितरण करेगा, उनकी भी डिलीवरी करने की पूरी कोशिश करेगा। और ऐसे लेखों को प्रत्येक अधिकारी के लिए विशेष मेल बैग में संलग्न करेंगे यदि वो अपने मुख्यालय पर अनुपस्थित रहते हैं। यानी अगर कोई जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो किसी दौरे पर जाते हैं, तो इस दौरान जितनी भी उनकी जो डाक आती हैं उन सभी डाकों को इकट्ठा करके एक बैग में रख सकते हैं, जिसे विशेष मेल बैग के नाम से टैग लगा करके उनके बैग को रख सकते हैं। या फिर साधारण तरीके से यानी जो ऑर्डिनरी तरीका है उस तरीके से भी वो डाक का वितरण कर सकते हैं। अगर वो विशेष बैग बनाते हैं तो उस विशेष बैग के साथ में जो रजिस्टर्ड लिस्ट है यानी जो पंजीकृत सूची है, रजिस्टर्ड लिस्ट है, उसको भी इस बैग में वो संलग्न करेंगे। और इस जो रजिस्टर्ड लिस्ट है यानी जो पंजीकृत सूची है उसमें किस प्रकार का विवरण होगा, उसमें जितने भी पंजीकरण आर्टिकल होंगे यानी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे, उन सब का विवरण इस रजिस्टर्ड लिस्ट में या पंजीकृत सूची में देना होता है। और जो विशेष बैग जो बनाए जाते हैं तो वो सभी दिनों यानी जो रविवार है या पोस्ट ऑफिस की छुट्टी होती है जिस दिन, उस दिन भी, इन दोनों दिन यानी रविवार के दिन भी और पोस्ट ऑफिस की छुट्टी के दिन भी जो विशेष बैग बनाए जाते हैं उनका वितरण इन दोनों दिनों के साथ साथ बाकी दिन भी किया जाता है। यानी कि साल के 365 दिन ही हो गए, एक तरीके से देखा जाए तो 365 दिन विशेष बैगों का वितरण करना होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि केवल वे लेख जिन्हें किसी अधिकारी के शिविर में संबोधित किया गया है उन्हें विशेष बैग में संलग्न करेगा, और निजी लेख, आधिकारिक लेख या नाम और पदनाम से संबोधित लेखों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई आर्टिकल है वो उस पर कैंप लिखा हुआ है, या हिंदी में कहें तो शिविर लिखा हुआ है, तो अगर किसी भी आर्टिकल पर कैंप या शिविर लिखा हुआ है, चाहे वो आर्टिकल ऑफिशियल हो या फिर वो निजी हो, इस चीज़ का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो आर्टिकल ऑफिशियल है या निजी है या फिर उसको किस व्यक्ति ने भेजा है, उसका नाम क्या है या उनकी पोस्ट क्या है। इस तरीके से कोई भी भेदभाव दोनों आर्टिकल्स यानी ऑफिशियल और जो पर्सनल आर्टिकल है उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उन्हें बिना भेदभाव के उन्हें विशेष बैग में
विशेष बैग में उनको एनक्लोज करके संलग्न करके बांटने का प्रयास पोस्ट ऑफिस करेगा। अगर कोई लेख या कोई आर्टिकल पोस्ट टाउन के नाम से संबोधित है, यानी अगर किसी आर्टिकल पर पोस्ट टाउन वर्ड लिखा हुआ है या पोस्ट टाउन शब्द से संबोधित है तो उसे पोस्ट टाउन के लिए ही भेजा जाएगा। और एक आर्टिकल जो ना तो पोस्ट टाउन को संबोधित है और ना ही शिविर के लिए संबोधित है, यानी कि उस पर ना तो पोस्ट टाउन ही लिखा हुआ है, ना तो उस पर पोस्ट टाउन वर्ड लिखा हुआ है, ना ही उस पर कैंप यानी शिविर वर्ड लिखा हुआ है, अगर ये दोनों शब्द नहीं हैं तो उन आर्टिकल्स को संबंधित जो अधिकारी है उनका जो मुख्यालय है वहाँ पर भेजने का प्रयास करेंगे या उनको वहाँ पर भेजा जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि जो पार्सल है, मनी ऑर्डर है, इंश्योर्ड आर्टिकल्स हैं या फिर जो वैल्यूपेबल आर्टिकल्स हैं, BPA है, वैल्यूपेबल आर्टिकल्स हैं, BP आर्टिकल्स हैं, तो उन आर्टिकल्स पर जो शुल्क देय को विशेष बैग के जरिए वितरित नहीं किए जाएंगे। यानी अगर किसी पार्सल पर, मनी ऑर्डर पर, इंश्योर्ड आर्टिकल पर या वैल्यूपेबल आर्टिकल पर अगर किसी भी तरीके का डाक भुगतान बकाया है तो इनको विशेष बैग में बंद नहीं करके बांटा जाएगा। इनको विशेष बैग के माध्यम से यह सुविधा नहीं दी जाएंगे। अगर किसी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर कैंप शब्द ही लिखा हुआ है, यानी शिविर शब्द ही लिखा हुआ है और उस पर पोस्ट टाउन मेंशन नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे आर्टिकल्स को भी संबंधित अधिकारी के जो मुख्यालय स्टेशन है वहाँ पर भेजा जा सकता है। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, कि कार्यालय फाइलें और दूसरे आधिकारिक कागजात को उच्च अधिकारी के कैंप के लिए या कैंप से प्रेषित किए जा सकते हैं। यानी जो ऑफिशियल फाइलें हैं और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल पेपर हैं, उनको उच्च अधिकारी का जो भी कैंप लगा हुआ है वहाँ से किसी ऑफिस के लिए या किसी ऑफिस से कैंप के लिए भेजा जा सकता है। यानी दोनों ही जगह पर डाक जो फाइल है उनको अधिकारी के कैंप के लिए या कैंप से प्रेषित किए जा सकते हैं। ऐसी फाइलें और कागजात प्रेषक द्वारा उपलब्ध बैग में संलग्न करेंगे या पार्सल, हवाई पार्सल या पत्र मेल की दर पर कैंप बैग के रूप में बुक किए जा सकते हैं। यानी जो कार्यालय फाइलें हैं या जो दूसरे आधिकारिक कागजात हैं उनको जो सेंडर है, जो प्रेषक है, उनको जो बैग पोस्ट ऑफिस के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है उस बैग में ही उनको एनक्लोज करेंगे और उसके बाद में उनको पार्सल या एयर पार्सल या फिर लेटर मेल के रूप में उनको फिर कैंप बैग के नाम से बुक कर सकते हैं। और जो रेट्स जो चल रही हैं, जो दर हैं, उन्हीं सामान्य दरों पर। अगर कैंप बैग को पार्सल के रूप में बुक किया जाता है तो उसे सतही माध्यम से भेजा जाएगा। यानी अगर कैंप बैग से डाक पार्सल के रूप में जाती है तो उसे बाई सरफेस यानी उसे हवा के माध्यम से नहीं, यानी कि उन्हें या तो रेल माध्यम से भेजा जाएगा, रेल माध्यम से, या फिर बस वगैरह, यानी कि उनको सड़क मार्ग से ही भेजा जाएगा, उनको सतही मार्ग से ही भेजा जाएगा। 10 किलोग्राम तक के बैग को देय डाक शुल्क लिया जाएगा और पंजीकरण शुल्क और आकस्मिक शुल्क 16 रुपये के रूप में देना होगा। यानी कि अगर कोई 10 किलोग्राम तक का कैंप बैग है तो उस पर जो डाक शुल्क है, यानी जो पोस्टेज का जो शुल्क है, जो डाक शुल्क है, वो देना होता है। और उसके साथ में जो रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी पंजीकरण शुल्क है या आकस्मिक शुल्क है, वो 16 रुपये देना होता है, चाहे उस बैग का वज़न कुछ भी हो। जो कैंप बैग हवाई पार्सल के रूप में बुक किए जाते हैं, यानी जो कैंप बैग एयर पार्सल के रूप में बुक किए जाते हैं, उन पर जो चार्जेस हैं वो हवाई पार्सल के रूप में
या उन्हीं के रेट के अकॉर्डिंग लगते हैं और उन पर पंजीकरण शुल्क लिया जाता है। इनके अलावा जो बैग को प्राप्त और वितरण यानी कि बैग को रिसीव करने के लिए और बैग को डिलीवर करने के लिए, वितरण करने के लिए जो विशेष इंतजाम किए जाते हैं उसके रूप में 6 रुपये आकस्मिक शुल्क लिया जाता है। अगर कोई कैंप बैग लेटर मेल यानी पत्र मेल के रूप में बुक किया गया हो तो उस पर पंजीकरण शुल्क के अलावा अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी उन पर सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन शुल्क ही लिया जाता है। आकस्मिक शुल्क समेत सभी शुल्क कैंप बैग पर जो पार्सल हवाई पार्सल के रूप में बुक किए जाते हैं उनका भुगतान सेवा स्टाम्प के जरिए किया जाता है। यानी कि जो पार्सल है या जो एयर पार्सल है, किसी बैग को पार्सल के रूप में कैंप बैग से बुक किया जाता है या फिर उसको एयर पार्सल के रूप में कैंप बैग के रूप में बुक किया जाता है, तो इन पर जो आकस्मिक शुल्क होते हैं इनके अलावा और भी जितने भी शुल्क लगते हैं, इन शुल्कों को सर्विस स्टाम्प्स यानी सेवा स्टाम्प के माध्यम से इनका पेमेंट किया जाता है। और जो कैंप बैग होते हैं उनको रविवार और राष्ट्रीय छुट्टी समेत सभी दिन को बुक और वितरण किया जाता है। यानी इन बैगों को संडे को भी और संडे के अलावा पोस्ट ऑफिस की छुट्टियां वाले जो दिन होते हैं उन दिनों में भी इनको बुक किया जा सकता है। बुक के साथ में इनको वितरण भी किया जा सकता है। अगला है कि कैंप बैग में लेवल कितने प्रकार के होते हैं। कैंप बैग में लेवल 2 प्रकार से होते हैं। पहला लेवल होता है पता लेवल, जिसमें प्राप्तकर्ता को अपना पूरा नाम और पता देना होता है। और दूसरा जो लेवल होता है वो इस तरीके से होता है कि टू बी फॉरवर्डेड लूज एज, इधर सर्विस पोस्टल स्टाम्प्स है, इधर रजिस्टर्ड पार्सल है या एयर पार्सल है या लेटर मेल है। तो फिर उसको किसको भेजा जाना है, पोस्ट टाउन का जो पता है और जो डेजिग्नेशन है वहाँ पर है। फिर यहाँ पर डेट स्टाम्प लगती है पोस्ट ऑफिस की, पोस्टिंग करते हैं, जो कि इन सबको पोस्ट ऑफिस के द्वारा फिल किया जाता है। इस तरीके से 2 लेवल होते हैं कैंप बैग के। दूसरा है कि अगर टूर प्रोग्राम है किसी हाई ऑफिसर का तो उस समय स्पेशल बैग की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है, इसको देखते हैं। कि जो डाक का जो वितरण होता है, जो डाक वितरण की व्यवस्था है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसको सही रूप से चलाने के लिए जो अधिकारियों के जो कैंप होते हैं उनके बारे में अधिकारियों को समय रहते हुए जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ये सूचना पोस्ट ऑफिस के लिए समय रहते हुए देनी होती है। और जिससे कि जो डाक की जो व्यवस्था है, जो डाक वितरण की व्यवस्था है, ऑफिसर्स की जितनी भी डाक आती है उनके मुख्यालय पर या उनकी जो प्राइवेट या फिर ऑफिशियल जितनी भी डाक आती हैं उनकी जानकारी उनको वितरण करने के लिए, तो जो दौरे पर जो ये लोग जाते हैं तो उसकी जानकारी पोस्ट ऑफिस को देनी होती है। और किस स्थान पर जा रहे हैं, किस समय जा रहे हैं, कब टूर स्टार्ट होगा, कब टूर ख़त्म होगा, इन सब की जानकारी पोस्ट ऑफिस के पास में इनको ऑफिसर्स को देनी होती है। तो टूर प्रोग्राम कब ख़त्म होगा, कौन कौन से स्थान पर ये लोग विज़िट करेंगे। यानी कि अगर कोई ए स्थान से निकल करके बी स्थान पर जाता है तो इस बीच में वो हवा के माध्यम से बाई प्लेन इधर जाते हैं। इस पॉइंट के बाद में फिर उनको यहाँ से किसी विशेष ट्रेन या स्टीमर या नाव से जाते हैं। फिर इसके बाद में फिर वो तीसरे पॉइंट पर जाते हैं। फिर उसके बाद में ये बी पॉइंट तक जाते हैं। तो इन सब की जो रूट है, ये किस तरीके से उनको अपनी यात्रा ट्रैवल करनी है, इन सब की जानकारी और किस जगह पर यानी किस पॉइंट पर कितनी देर रुकना है, इन सब की जानकारी भी पोस्ट ऑफिस को देनी होती है। फिर इसके बाद में अगर टूर ख़त्म हो जाता है तो फिर ये किस माध्यम से कहाँ तक जाएंगे या किस माध्यम से ऑफिस तक अपने या मुख्यालय पर जाएंगे, इन सब की जानकारी भी पोस्ट ऑफिस को देनी होती है। अब देखते हैं कि कौन कौन लोग इस कैटेगरी में आते हैं और उनको किस तरीके से सूचना कहाँ देनी होती है। तो जो प्रेसिडेंट एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो ये पोस्टल ऑर्डर है, ये हाई ऑफिसर्स के नाम है। फिर जो पोस्टल अथॉरिटीज़ हैं कि टूर प्रोग्राम के बारे में किसको देनी होती है, इन सब की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अगला भी यही है, इस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाया हुआ है।
जो नमूना हस्ताक्षर है जो कि किस तरीके से जोड़े जाते हैं डाक वस्तु पर, उसको देखते हैं कि सबसे पहले तो नाम हो गया, फिर उसके बाद में पोस्ट हो गया, फिर उसके बाद में डेजिग्नेशन के बाद में कि कैंप का नाम हो गया और टाउन का नाम हो गया कि कहाँ पर है वो, किस तरीके से कैंप का नाम है। इस तरीके से जो नमूना हस्ताक्षर है इसको डाक वस्तु पर जोड़ा जाना चाहिए। अगर दौरे कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, यानी अगर कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, अगर इसमें जाने के लिए जो दौरा का जो कार्यक्रम है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, यानी कि कोई ऑफिसर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना हो, अगर उनका प्रोग्राम चेंज होता है कि वो ए पॉइंट से बी पर ना जाकर के ए पॉइंट से सी पॉइंट पर जाएंगे, तो इस सब की जो जानकारी है वो पोस्ट ऑफिस को देनी होती है। और जो पोस्ट ऑफिस के जो स्थानीय अधीक्षक होते हैं, जो लोकल सुपरडेंट होते हैं, या फिर जो आरएमएस है, अगर किसी पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई जो आरएमएस है, उन दोनों को ये देनी होती है कि यानी जो स्थानीय अधीक्षक हैं और जो आरएमएस के अधीक्षक हैं, इन दोनों को ये जानकारी दौरे के परिवर्तन से संबंधित उनको देनी होती है। अगला है कि आर्टिकल्स फॉर पर्सन्स अकम्पनिंग हाई ऑफिसर्स ऑन टूर। टूर के दौरान जो व्यक्ति उनके साथ में जाते हैं उनसे संबंधित क्या प्रावधान है कि उच्च अधिकारी के जो दौरे होते हैं, अगर कोई उच्च अधिकारी है उनके साथ में अन्य व्यक्ति भी जाते हैं जिसको के टूर पार्टी कहते हैं। इनके साथ में जितने भी ऑफिसर जाते हैं या जितना भी स्टाफ जाता है हाई ऑफिसर के साथ में, तो जो हाई ऑफिसर्स हैं वो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस या फिर ऑन सर्विस या फिर अन्य जो उनको सुविधाएं दी हुई हैं उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं उनके साथ में जितने भी स्टाफ उनके साथ में जाते हैं या फिर उनके साथ में अन्य कोई अधिकारी जाता है, तो वो इन चीज़ों का या इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकता है। जो विशेष तरीके से इनकी डाक का जो वितरण किया जाता है वो इनको नहीं दिया जाता है। वहीं अगर ये अधिकारी जो सपोर्टिंग स्टाफ है, अगर केयर ऑफ करके उच्च अधिकारी का नाम या पता दे देते हैं, तो फिर इनकी डाक या फिर इनको जो भी अधिकार है वो इनके अधिकार उच्च अधिकारी के बराबर के हो जाते हैं। अगर कोई डाक पोस्ट टाउन के नाम से भेजी जाती है या अगर कोई डाक टाउन के लिए भेजी जाती है, तो उनको टाउन में ही भेजने का अधिकार है। अगर जो 208वां जो आर्टिकल है, 208वां जो क्लॉज है, आर्टिकल नहीं क्लॉज है, या फिर जो 208वीं धारा है उसको डिलीट कर दिया गया है।